हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्केप। आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बेसिक्स को डिस्कस किया था। हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे न्यूक्लियोटाइड बेसिस के और चारगाफ रूल भी डिस्कस किया था, राइट? तो आज के लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जिसको कहा जाएगा डीएनए डीनेचुरेशन। ठीक है, डीएनए तो हम लोगों ने देख लिया कि डीएनए का फॉर्मेशन भी किस तरह से हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए डीनेचुरेशन क्या है। ठीक है, डीएनए डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए। बेसिकली डीएनए डीनेचुरेशन ब्रेकडाउन की अगर बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली जो है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रही है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ब्रेकडाउन होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है डीएनए डीनेचुरेशन का? It is the separation of the strands of DNA in the double stranded structure. Okay, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें जो दोनों आपके स्ट्रैंड्स अगर वो सेपरेट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को जो है डीएनए डीनेचुरेशन कहा जाता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ separation of double stranded DNA into single strands। किस वजह से होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, अगर हम दो स्ट्रक्चर मतलब दो स्ट्रैंड्स देख लेते हैं तो इसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही टूट जाएंगे तो ये जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स में जो है अलग हो जाएगा, बेसिकली सेपरेट आउट हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो डीएनए डीनेचुरेशन है इसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? कोई तो वजह होगा। व्हाट कॉजेज इट्स डीनेचुरेशन, राइट? तो बेसिकली इसके जो है फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। फिजिकल रीजन, फिजिकल एजेंट जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, या फिर केमिकल एजेंट भी हो सकता है जैसे कि आप NaOH ले सकते हो। ठीक है, NaOH ये है, इसकी वजह से जो है डीएनए का डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर से रिगार्डिंग अगर हम बात करें, टेम्परेचर को अगर डिस्कस करें तो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको कहा जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, इसको शॉर्ट में टीएम कहा जाता है। क्या होता है ये टीएम? इट इज दैट टेम्परेचर एट विच half of the double stranded DNA is denaturated। ओके, तो बेसिकली मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो हाफ मेल्ट हो जाता है। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम लोग टीएम कहते हैं या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब ये टीएम इंपॉर्टेंट है। अब इसी टीएम के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट टीएम? ओके, तो जो पहला फैक्टर है वो है जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट, आपको मालूम है एक जो डीएनए होता है उसमें बेसेस प्रेजेंट होते हैं। बेसेस क्या होते हैं? A, T, G एंड C, ये चार बेसेस होते हैं। ठीक है, अगर किसी और एक इंपॉर्टेंट बात कि A जो है T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और G जो है C के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ना हो तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना इजियर होगा? ये डबल बॉन्ड या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड तोड़ना आसान होगा और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा। तो अब एक बात बताओ, एक डीएनए है, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसमें अगर 60% ट्रिपल बॉन्ड है और एक दूसरा डीएनए है जिसमें 20% ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताओ कौन सा जो डीएनए है वो ज्यादा जल्दी डीनेचुरेट होगा? ऑब्वियसली सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। उसको तोड़ने में जो है कम एनर्जी का यूज होगा, कम टेम्परेचर लगेगा। बट यहाँ पर क्या है,
इस वाले में 60% जो है ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर जो है बॉन्ड का ब्रेकेज मुश्किल होगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है टीएम जो होगा ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो जीसी कंटेंट, हाई द जीसी कंटेंट, हाई हायर इज द मेल्टिंग टेम्परेचर। क्लियर? प्रोपोर्शनल, इसका जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा जीसी कंटेंट से। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है वो है आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ का ये रिलेशन है, लोअर आयनिक स्ट्रेंथ, लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, अब ये आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या, आपको मालूम है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं इनमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों ग्रुप पे जो है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रैंड्स में। अब ये दोनों चार्ज जो है लाइक चार्जेस है, एंड आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर इसको स्टेबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का आयन ले आए जैसे Mg2+, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चार्ज, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज जो है Mg के साथ इंटरेक्ट करेंगे और स्टेबिलाईज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो है जितना ज्यादा आयंस प्रेजेंट होगा तो उतनी ज्यादा होगी आयनिक स्ट्रेंथ। और अगर कम आयन प्रेजेंट है, अगर कम आयनिक स्ट्रेंथ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर फ्री, या फिर जो कह लीजिए कि नेगेटिव जो चार्जेस है प्रेजेंट स्ट्रैंड में, ये दोनों आपस में ज्यादा रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे, और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना इजियर होगा। ठीक है, तो इसीलिए लोअर आयनिक स्ट्रेंथ अगर है तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड जो है फैक्टर दैट इज पीएच। पीएच का क्या है, जैसा कि आपको मालूम है, लोअर पीएच भी अगर होगा, अगर पीएच लोअर एंड हायर होगा तो टीएम जो होगा कम होगा। ठीक है, और अगर पीएच मॉडरेट है या फिर आपका अप्रॉक्स 7 के आसपास है तो यहाँ पर टीएम जो होगा ओके ओके सा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर पीएच जो है मॉडरेट से अगर ज्यादा की तरफ वेरी करे, एक्सेस की तरफ जाए, तब भी टीएम लेस होगा, और अगर पीएच जो है लेस वैल्यू की तरफ मतलब जीरो की तरफ जाए तो उस साइड भी जो है टीएम की वैल्यू घटने लगेगी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है कि जैसे जैसे डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से यूवी रेज का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिलेटिवली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए converts into single stranded DNA, relative absorbance of UV rays increases। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को रादर देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और डीएनए एंड आरएनए ये बोथ जो है 260 नैनोमीटर पे अपना एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट पीक पर शो करता है। मतलब सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन शो करता है डीएनए एंड आरएनए, दैट इज एट 260 नैनोमीटर। ठीक है, इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक और टर्म हम कह देंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऑप्टिकल डेंसिटी से।
ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए सुपर कॉइलिंग जो है क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए में होता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलर डीएनए मतलब एक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का जिस तरह से शेप होता है उसी में जो है सुपर कॉइलिंग डीएनए होता है। इट इज क्लोज सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टेट में देखो, एक नॉर्मल आप प्लाज्मिड ले लो या फिर एक क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए ले लो, तो ये जो स्टेट है इस स्टेट को हम लोग रिलैक्स्ड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब अगर क्या करें, ये तो एक राउंड है, अगर इसको जो है हम इसको रोटेट करें, लाइक इस स्ट्रैंड को पकड़े और इसको हमने घुमाना चालू किया, रोटेट किया, रोटेट करने की वजह से आप देखोगे कि इसमें जो है स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, आप जितना ज्यादा रोटेट करोगे इसमें आप देखोगे कि स्ट्रेस पैदा होगा और ये जो है सुपर कॉइल होना शुरू हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल प्रैक्टिकल है, एक जो रबर बैंड होता है सर्कुलर, उसको आप ले लो और उसको जो है आप इस तरह से रोटेट करके देखो। आप जब रोटेट करोगे तो देखोगे कि ये जो है सुपर कॉइल होना शुरू हो जाता है। ये सुपर कॉइलिंग जब होता है इसका, तो इसका शेप भी डिस्टॉर्ट हो जाता है और ये कुछ इस तरह का आपको दिखने लगेगा। ये आपस ही में जो है ये बहुत बार जो है लिंक कर जाता है अपने आप को। ठीक है, तो ये जो है इसी को बोला जाता है सुपर कॉइलिंग, इस टाइप का स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर अटेन किया, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो है सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर रिलैक्स स्टेट से डिफरेंट है। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, जो हेलिक्स होता है, इस हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होता है। बट सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हेलिक्स जो होगा उसमें जो बेस पेयर्स होंगे इधर मोर देन 10 होंगे, इधर लेस देन 10 होंगे। ये दोनों केस एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो सुपर कॉइलिंग है ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप को बोला जाता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और दूसरा टाइप होता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो देखते हैं बेसिकली ये है क्या। पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से। ठीक है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या है कि ये जो डीएनए जो होता है इट इज ओवरवाउंड, डीएनए इज ओवरवाउंड। इस ओवरबाउंड होने की वजह से क्या होगा कि ये जो इसमें नॉर्मल जितने हेलिक्स थे, मान लेते हैं इसमें 50 हेलिक्स है, अब इसको हमने जैसे इसको घुमाया, इसको जो है रोटेट किया, तो उसमें क्या हुआ कि सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ हेलिक्स थे वो अब ऐड हो गए, इट इज ओवरवुंड और ज्यादा सुपर कॉइल हो गया। सुपर कॉइलिंग होने के बाद पता चला कि यहाँ पे 60 हेलिकल स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है, 60 हेलिक्स आ गए हैं इसमें। तो मोर हेलिकल टर्न्स प्रेजेंट देन रिलैक्स्ड स्टेट। मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइल में क्या होगा कि ज्यादा हेलिकल टर्न होंगे रिलैक्स स्टेट से। ठीक है, अब जब ज्यादा हेलिकल टर्न्स होगा तो पर टर्न जो बेस पेयर का नंबर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेस बेस पेयर पर टर्न। इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखो। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, ये एक बी डीएनए है। बी डीएनए में आपको मालूम है कि हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या बेसेस हैं वो जो है 500 है। 500 बेस पेयर प्रेजेंट है इसमें। तो 500 बेस पेयर प्रेजेंट होगा तो जिसकी वजह से इसमें हेलिक्स कितने हो जाएंगे, हेलिक्स जो है इसमें टोटल 50 हो जाएंगे, राइट। एंड पर हेलिक्स क्या होगा, पर हेलिक्स
कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ठीक है। बीपी पर हेलिक्स कितना है, 10 आ जाएगा, राइट। अब क्या किया हमने, इसको जो है हमने इसमें एडिशनल टर्न्स डाले, मतलब इसको जो है हमने घुमाया, ओवरवाउंड किया। ओवरवाउंड करने की वजह से अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बदल सा गया, ठीक है। अब इसमें जो है बेस पेयर्स कितने, बेस पेयर तो 500 ही है, बट इसमें हेलिक्स जो है मान लेते हैं कि कितने हो गए हैं, 100 हो गए। हमने इसमें 100 हेलिक्स कर दिया। तो 100 हेलिक्स करने की वजह से क्या होगा कि पर हेलिक्स जो बेस पेयर है वो 10 से घट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। सेम टू सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा है। डीएनए क्या होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में ओवरबाउंड होता है, ओवरबाउंड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर हेलिक्स टर्न प्रेजेंट है देन रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट में 50 हेलिक्स था, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव सुपर कॉइल में, पॉजिटिव सुपर कॉइल जो है इसमें जो है ज्यादा हेलिक्स प्रेजेंट है, देख सकते हो आप। अब अगर ज्यादा हेलिक्स प्रेजेंट होगा तो पर हेलिक्स जो बेस पेयर है उसका नंबर तो घट जाएगा ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स तो सेम है, करेक्ट। तो इस कंडीशन को जो है हमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट केस होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होता है, डीएनए जो है अंडरवाउंड होता है। अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करने के लिए हमने इस तरफ रोटेट किया, तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करने के लिए हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या हो रहा है, उसको और जो है वाउंड कर रहा है, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या है कि उसको ज्यादा खोल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में बंद रहा है एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में खुल रहा है। इसमें क्या होता है कि लेस हेलिक्स या फिर हेलिकल टर्न्स प्रेजेंट देन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। अब अगर लेस नंबर ऑफ हेलिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, मोर बेस पेयर्स पर टर्न। सेम कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर डीएनए को दूसरे डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करें। दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करने की वजह से ये जो कॉइल आ रहा है ये नेगेटिव सुपर कॉइल आया, ठीक है। इसमें अभी भी बेस पेयर कितने हैं, 500 बेस पेयर ही है, लेकिन अब इसका हेलिक्स जो हो गया, हेलिक्स अब 50 से घटकर 25 हो गया है, 25 हो गया। तो 25 होने की वजह से बेस पेयर पर हेलिक्स कितना हो गया है, वो बढ़कर 20 हो गया। तो जस्ट सेम केस यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हेलिक्स का नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब डीएनए खुल रहा है, नेगेटिव सुपर कॉइल हो रहा है, ठीक है। आई होप ये पॉजिटिव सुपर कॉइल और नेगेटिव सुपर कॉइल का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर आप देख लो। रिलैक्स स्टेट में ये मैं बता देता हूं क्या होता है। ये बेसिकली एक टर्म है लिंकिंग नंबर, ओके। लिंकिंग नंबर क्या है, ये बताता है कि इट डिफाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड क्रॉसेस ओवर द अदर। व्हाट डज दिस डिफाइन, इट डिफाइंस हाउ मैनी टाइम्स one strand crosses over other strand, ठीक है। ये लिंकिंग नंबर बताता है, ओके। अब लिंकिंग नंबर को जो इंडिकेट करते हैं हम लोग, वो एल के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से दो और टर्म्स हैं, उसको कहते हैं ट्विस्ट। इसको हम लोग टी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेलिक्स या फिर हेलिकल
टर्न्स इन डीएनए, और डीएनए कैसा है, क्लोज सर्कुलर है, ठीक है। उसके बाद है राइट, राइट या राइट बोलते हैं, इसे डब्ल्यू आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स सुपर कॉइलिंग ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। ये 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। अब लिंकिंग नंबर और इन दोनों का एक फॉर्मूला है लिंकिंग नंबर फाइंड आउट करने का। लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रिथ या राइट, ठीक है। तो अगर लिंकिंग नंबर से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। पहला, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो है रिलैक्स स्टेट है, ठीक है, रिलैक्स स्टेट। अब इसको क्या किया हमने, रोटेट करना चालू किया। देख रहे हो आप, इसका रोटेशन हमने किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने रोटेट करना चालू किया। रोटेट करने के बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, और रोटेट किया, और रोटेट किया, तो और ज्यादा सुपर कॉइल हुआ, उसके बाद और ज्यादा सुपर कॉइल हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट और राइट रिलैक्स स्टेट में सब जीरो है। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट, आप यहाँ पे देख रहे हो ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर ट्विस्ट आ रहे हैं। तो ट्विस्ट कितने, 3 ट्विस्ट आ गए। तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला में देखो, राइट 0 है, ट्विस्ट 3 है, तो लिंकिंग नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब ये 8 वाला स्ट्रक्चर बन गया। 8 वाला जो स्ट्रक्चर बना, तो ये जो हुआ ना, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को, इसी को रिथ बोलते हैं या राइट बोलते हैं। तो ये राइट जो है, ये एक बार आ रहा है ना, तो ये +1 हुआ। +1 होने की वजह से जब भी रिथ क्रिएट होता है तो ट्विस्ट जो है एक उस उतनी ही वैल्यू से घट जाता है। तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पे एक रिथ आ गया, तो एक नंबर से घट गया ट्विस्ट, तो 2 हो गया, टोटल लिंकिंग नंबर 3। इस तरह से देखो, यहाँ पर 2 रिथ आ गया, यहाँ पे 2 रिथ हुआ, ट्विस्ट 1 हो गया, और यहाँ पर 3 रिथ आ गया, तो जिसकी वजह से ट्विस्ट 0 हो गया और लिंकिंग नंबर 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये पॉजिटिव सुपर कॉइल था, तो उसी को अपोजिट डायरेक्शन में अगर कंसीडर करेंगे तो वो निगेटिव सुपर कॉइल हो जाएगा। निगेटिव सुपर कॉइल को माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं, और पॉजिटिव सुपर कॉइल को प्लस से, पॉजिटिव से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? लिंकिंग नंबर के बारे में कुछ लाइंस ये है, इट इज डिफाइंड फॉर क्लोज्ड सर्क्यूलर डीएनए, ठीक है। नॉर्मल लीनियर फ्री डीएनए के लिए नहीं होगा। अगर लीनियर डीएनए है और उसका जो एंड्स है अगर वो अटैच्ड है या फिक्स्ड है, तब ये चीज उस पर अप्लाई हो सकता है, बट नॉर्मल फ्री लीनियर डीएनए के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। सो इट इज डिफाइंड फॉर क्लोज सर्कुलर डीएनए ओनली, ठीक है। बता ही दिया, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड क्रॉसेस ओवर अदर, ठीक है। इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर वैल्यू में होगा, ये ऑलवेज इंटीजर ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्विस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। इट इज, बताया भी था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन डीएनए, बेसिकली नंबर ऑफ हेलिक्स प्रेजेंट, कितने हेलिक्स प्रेजेंट हैं उसको ट्विस्ट कहा जाता है, ठीक है। राइट जो है, इट रिप्रेजेंट्स सुपर कॉइलिंग। क्लियर है यहाँ पे, नो इश्यूज। अब एक लिंकिंग नंबर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला ही कह सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न और हेलिक्स, ठीक है। ये एल के नॉट है, एल के नॉट मतलब ये फॉर रिलैक्स्ड स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, फॉर रिलैक्स स्टेट, एल के नॉट।
तो नॉर्मली अगर रिलैक्स स्टेट में है, मान लेते हैं उस एग्जाम्पल को लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने थे, 50 हमने कंसिडर किए थे, और नॉर्मल टर्न्स कितने थे, और नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न कितना था, 10 था, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ हेलिक्स कितने आ जाएंगे, 50 हो जाएंगे, तो लिंकिंग नंबर भी इस 50 के इक्वल ही होगा। तो रिलैक्स स्टेट में जो है लिंकिंग नंबर जो है आपके ट्विस्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो। फॉर रिलैक्स्ड सर्क्यूलर डीएनए ट्विस्ट इज इक्वल टू लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट एंड right is equal to 0. Okay. Also, for negative supercoiled DNA, लिंकिंग नंबर जो है रिलैक्स स्टेट का वो ज्यादा होगा लिंकिंग नंबर ऑफ नेगेटिव सुपरकॉइल से, ठीक है। नेगेटिव या फिर माइनस सुपरकॉइल का जो लिंकिंग नंबर है वो रिलैक्स स्टेट के लिंकिंग नंबर से कम होगा, और इसका जो रिथ होगा वो नेगेटिव होगा। फॉर पॉजिटिव सुपरकॉइल डीएनए, जो लिंकिंग नंबर है रिलैक्स स्टेट का वो लेस होगा लिंकिंग नंबर ऑफ पॉजिटिव सुपरकॉइल डीएनए से, और रिथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई होप यहां तक सब क्लियर, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर एक है, टॉपिक ही कह लेंगे इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो है हम लोग डीएनए का कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो एक लाइन है उसके लिए, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए बेस पेयर इज इक्वल टू 650 डाल्टन्स, ठीक है। याद रखना डीएनए बेस पेयर का, ओके। और एक बहुत ही ब्रह्म अस्त्र फॉर्मूला कह लो या लाइन कह लो, ये बहुत काम आने वाला है। 1000 बेस पेयर ऑफ डीएनए ओपन रीडिंग फ्रेम, मतलब अगर आप ORF ओपन रीडिंग फ्रेम की बात करो, या फिर नॉर्मली 1000 बेस पेयर डीएनए जो है दैट विल बी इक्वल टू 333 अमाइनो एसिड्स, क्योंकि एक 3 डीएनए बेस पेयर जो है एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो 1000 अमाइनो एसिड 333 अमाइनो एसिड कोड करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू 37,000 डाल्टन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है, इसको जरूर से याद रखिएगा, क्वेश्चंस बनाने में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन देख लें क्या इससे रिलेटेड, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डुप्लेक्स डीएनए required to code for a protein of molecular weight 40,000 डाल्टन, ओके। क्या कह रहा है कि एक प्रोटीन है जिसका वेट है 40,000 डाल्टन, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डुप्लेक्स डीएनए होना चाहिए जो कि इस प्रोटीन को कोड कर सके, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
अमाइनो एसिड कितना होता है? 110 डाल्टन। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था प्रोटीन के पार्ट में, ठीक है। तो अगर हम इस 40,000 डाल्टन को 110 डाल्टन से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 364 अमाइनो एसिड्स आएगा, ठीक है। 364 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो बना होता है 3 बेसिस से, ठीक है। तो आपको 364 अमाइनो एसिड का अगर पता लगाना होगा तो 3 इंटू 364 अगर करेंगे तो उतने नंबर ऑफ बेसेस या फिर बेस पेयर हमें मिल जाएगा डीएनए का कि जो इस प्रोटीन को कोड करता हो। तो दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्स 100 एंड 1090 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। 1090 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होगा। अब जो है 1090 न्यूक्लियोटाइड हो गया। आपको मालूम है कि डीएनए में सिर्फ एक ही जो स्ट्रैंड होता है वो कोड करता है प्रोटीन को, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है? डीएनए डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है 1090 बेसेस या फिर न्यूक्लियोटाइड्स जो होगा वो कोड कर रहा है इस प्रोटीन को। बट हमें इस पूरे डुप्लेक्स डीएनए का चाहिए ना, हमें सिर्फ इस पार्ट का नहीं चाहिए, हमें दोनों का चाहिए। तो अगर इस स्ट्रैंड में 1090 न्यूक्लियोटाइड है तो इस 1000 इसमें भी तो सेकंड स्ट्रैंड में तो 1090 न्यूक्लियोटाइड होगा, राइट। और ये दोनों जो है अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली देखें तो ये इसको हम कह सकते हैं 1090 बेस पेयर्स, करेक्ट। तो अब जो है हमें मालूम है कि वन बेस पेयर का जो वेट है 650 डाल्टन है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1090 बेस पेयर को? बिल्कुल कर सकते हैं। 650 इंटू 1090 which will be approximately equal to 708,500, ठीक है। तो ये जो है मॉलिक्यूलर वेट होगा उस डुप्लेक्स डीएनए का जो कि इस 40,000 डाल्टन के प्रोटीन को कोड करेगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने बात कर ली डीएनए की, ठीक है। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में। थोड़ा सा आरएनए के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्या है आरएनए? आरएनए का फुल फॉर्म जैसे हमें पता है, इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी जो है एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा, इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल्स, ठीक है। किसमें? वायरसेस में। एग्जाम्पल वायरस है, ठीक है। इसके जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, करता है ना। क्या कहा जाता है उसको? राइबोजाइम कहा जाता है। एग्जैक्टली क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर आरएनए और डीएनए का जो स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए हैज राइबो राइबोज शुगर, ठीक है। और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है। तो आरएनए में राइबोज शुगर होता है। ऑल्सो आरएनए हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है कि डीएनए सॉरी आरएनए जो है, आरएनए कई टाइप्स के हो सकते हैं। आरएनए का
एक टाइप है जिसको बोला जाता है जेनेटिक आरएनए, जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, जेनेटिक आरएनए। दूसरा जो टाइप है वो है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए में इसका एग्जाम्पल है एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ठीक है। एंड नॉन जेनेटिक में आरआरएनए है, टीआरएनए है, और इसके अलावा और भी बहुत सारा आरएनए है जो कि हम लोग थोड़ी देर में अभी देखने वाले हैं क्या क्या है। मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेकर जाता है जिसमें प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। आरआरएनए क्या, आरआरएनए किसको बोला जाता है, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है, इट मेक्स राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स बनाता है। बेसिकली ये राइबोसोम्स ही होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, और ये हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। एक और है टीआरएनए, जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ठीक है। इट ब्रिंग्स चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है। ये ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोटीन मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और नॉन जेनेटिक आरएनएज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं बस उसके मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। पीआईआरएनए, पीआईआरएनए होता है पीवी एसोसिएटेड आरएनए। क्या होता है ये, इट प्रोटेक्ट्स जर्मलाइन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये करता क्या है, जर्मलाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। दूसरा क्या है, स्नो आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। इसका क्या काम है, इसका काम है आरएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन, आरआरएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद है एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये क्या करता है, एमआरएनए का टारगेटेड साइलेंसिंग करता है। ठीक है। आपने एमआरएनए साइलेंसिंग पढ़ा होगा, वही करता है ये साइलेंसिंग। ठीक है। एसआईआरएनए। उसके बाद है एसएनआरएनए, एसएनआरएनए है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या करता है, ये आरएनए का स्प्लाइसिंग करता है, इट हेल्प्स इन आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आरएनए थे। ज्यादा आरएनए के बारे में तो है नहीं, बेसिकली हमने यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा इस लेक्चर में। आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।